बहन शराब के पैक पर पैक बना रही थी और अपने पुलिस वाले भाई को शराब पिला रही थी। भाई बोल रहा था कि बस बहुत शराब हो गई, लेकिन वो अपने दोनों भाइयों को बराबर शराब पिलाती रहती है। साथ में उसने चिकन भी बनाया था, चिकन भी खिला रही थी। और जब भाई नशे में डूब जाते हैं, नशे में हद से ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर वो अपने दोनों भाइयों को मौत के घाट उतार देती है। उन्हीं भाइयों को जिनके साथ उसका बचपना गुजरा था, अपने सगे भाइयों को मार देती है और फिर दोनों की लाशों को ले जाकर बड़ी ही प्लानिंग से ठिकाने लगा देती है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि बहन ने अपने दोनों भाइयों को मार दिया, लाशों को ठिकाने भी लगा दिया। इतनी प्लानिंग उसने कैसे की थी और क्यों मारा, बेहद सवाल हैं। लेकिन फिर जब पुलिस वाला भाई गायब होता है तो पुलिस जिस थाने में वो था, वो पुलिस उसको ढूंढना शुरू करती है और आखिर में ढूंढते ढूंढते बहन तक पुलिस पहुंच जाती है, सिर्फ एक गलती की वजह से, और बहन को पकड़ लिया जाता है। और जो वो प्लानिंग बताती है, जो कहानी बताती है, जो वजह बताती है, उसको सुनकर आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे कि उसने अपने दोनों भाइयों को क्यों मौत के घाट उतारा और कैसे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरी कहानी को शुरुआत से लेकर आखिर तक। वीडियो को आगे पीछे स्किप ना करें। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो तमिलनाडु का जो ज़िला है पालनाडु ज़िला, वहाँ की है। और वहाँ का एक थाना पड़ता है जो है नैकारी कल्लू थाना, और वही नाम से गांव है। और वहीं पर रहने वाला एक लड़का जिसका नाम गोपी कृष्णा था, जिसकी उम्र लगभग 32 साल थी, जो वहीं के थाने में हेड कांस्टेबल था। और 10 दिसंबर को वो अपनी ड्यूटी पूरी करता है, अपने घर चला जाता है। लेकिन 11 दिसंबर को वो वापस थाने में नहीं आता। अब जो थाने वाले थे उसके घर पर फ़ोन करते हैं, क्योंकि घर पर सिर्फ उसकी एक बहन है जिसका नाम नेवी है, जिसका नाम कृष्णा नेवी है। उसके पास फ़ोन किया जाता है, उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा भाई कहाँ पर है। वो ड्यूटी पर नहीं आया है, क्योंकि जो ये गोपी कृष्णा था, इसके कई सारे दोस्त भी हैं जो रोज़ाना मजाक करते हैं। जैसे नॉर्मल फ्रेंड होते हैं वैसे ही थाने में भी होते हैं। क्योंकि गोपी कृष्णा का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, जब बहन से पूछा जाता है तो बहन बोलती है कि भाई तो घर पर आया ही नहीं है, उसकी मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। अब जब उसके दोस्त इतना पूछते हैं तो उसके बाद ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि हो सकता है वो कहीं पर गया हो, एक आध दिन की छुट्टी उसको नहीं मिल रही थी, तो हो सकता है कहीं निकल गया हो। जब उसके दोस्तों को ऐसा लगता है तो वो फ़ोन नहीं करते। और फिर दूसरा दिन होता है, तीसरा दिन होता है, ऐसे ही 15 दिसंबर लग जाती है। अब जो गोपी कृष्णा थे, गोपी कृष्णा की उम्र 32 साल थी, गोपी कृष्णा के दोस्तों को फिक्र होती है कि गोपी कृष्णा का कोई पता नहीं है। और कुछ दोस्त गोपी कृष्णा के घर पर आते हैं। घर पर आने के बाद उसकी बहन से पूछते हैं, कृष्णा नेवी से, कि भाई कहाँ पर है, कुछ पता चली। तो बहन जो जवाब देती है, जिसके बाद पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं। वो बोलती है कि मुझे नहीं पता, वो तो घर आए ही नहीं है, मैं तो कब से इंतज़ार कर रही हूँ, उनका कुछ पता नहीं है, फ़ोन स्विच ऑफ है। ये सुनते ही पुलिस वाले बोलते हैं कि तुम अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराने क्यों नहीं आई, तुमने हमें क्यों नहीं बताया। अब जो ये जो गोपी कृष्णा था और जो इसकी बहन थी कृष्णा नेवी, जब उनके बारे में जब पुलिस वाले पूछते हैं कि घर पर कोई और है, तुम्हारा एक भाई और है जो छोटा है, जिसकी उम्र लगभग, छोटा जो भाई है गोपी कृष्णा का जिसका नाम राम कृष्णा है, वो कहाँ पर है, तो बोलती है कि राम कृष्णा भी गायब है, राम कृष्णा का भी कुछ नहीं पता, मैं घर पर सिर्फ अकेली हूँ। क्योंकि ये जो नेवी कृष्णा है, जो लड़की है, इसके पिता का जनवरी के महीने में निधन हो गया था। और उससे पहले माँ तो बहुत सालों पहले ख़त्म हो गई थी, लेकिन जनवरी के महीने में पिता का निधन हो गया था। और पिता सरकारी टीचर थे। उसके बाद ये अपने दो भाइयों के साथ रहती थी, और दो भाई अचानक से गायब हैं। और 10 दिसंबर से इसका बड़ा भाई गायब है, लेकिन इसने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। फ़ौरन जो गोपी कृष्णा के दोस्त थे वो थाने में पहुंचते हैं और कोतवाल साहब को बताते हैं कि सर ऐसे ऐसे मामला है, गोपी कृष्णा का कुछ पता नहीं है, उसकी बहन को भी नहीं पता, और गोपी कृष्णा का छोटा भाई भी गायब है, घर पर सिर्फ बहन है, और बहन ने गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराई। अब पुलिस अपने ही पुलिस के सिपाही को, कांस्टेबल को ढूंढने में लग जाती है, क्योंकि जिस थाने में तैनात था वो पुलिस वाले दोस्त थे और वहीं पर नौकरी भी करता था, तो जाहिर सी बात है एक दोस्ती होती है। और दूसरी हैरत की बात थी कि गोपी कृष्णा कभी गायब नहीं होता था, अचानक से वो गायब है। पुलिस वाले उसको ढूंढने में लगते हैं, उसकी कॉल डिटेल्स निकाली जाती है कि आखिरी बार कहाँ किससे बातचीत हुई थी, लोगों से पूछताछ की जा रही थी।
और जब लास्ट उसकी लोकेशन देखी जाती है तो लास्ट लोकेशन दिखती है 10 दिसंबर की, और वो भी गोपी कृष्णा के घर की। मतलब गोपी कृष्णा घर पर गया था, लेकिन बहन ने कहा क्या ड्यूटी पर जाने के बाद गोपी कृष्णा वापस नहीं आया। जब पुलिस को इतना पता चलता है तो पुलिस का शक बहन के ऊपर जाता है। सबसे बड़ी बात यह थी कि अगर गोपी कृष्णा गायब हुआ था, 5 दिन उसको गायब हुए हो चुके थे, तो बहन थाने में क्यों नहीं आई? बड़ा सवाल है कि भाई भाई गायब है और वो भी दोनों भाई गायब हैं। तो ये सुनने के बाद पुलिस का दिमाग थोड़ा सा घूम जाता है। जैसे ही 16 दिसंबर लगती है, फौरन जो कोतवाल साहब थे वो पहुंचते हैं, गोपी कृष्णा के घर पर छानबीन करते हैं, और जो उसकी बहन थी कृष्णा नेवी, जिसकी उम्र लगभग 28 साल थी, पुलिस उसको हिरासत में ले लेती है, क्योंकि पुलिस का शक उसी के ऊपर था कि कोई तो बात हुई है, या फिर लड़ाई झगड़ा हुआ हो, या फिर इसके भाई गुस्से में गए हों। जो कुछ भी हुआ है बहन को ज़रूर पता होगा, क्योंकि 10 दिसंबर को लास्ट लोकेशन वहाँ की थी। जैसे ही नेवी कृष्णा को गिरफ्तार किया जाता है, उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है अलग अलग तरीक़ों से कि तुमने अपने भाई को कहाँ पर गायब किया है, कहाँ है भाई। तो वो रोने लगती है, क्योंकि वो टूट जाती है और बोलती है कि मैंने अपने दोनों भाइयों को मार दिया, और मारने के बाद दोनों भाइयों की जो लाश है, उस लाश को मैंने पास की ही नदी में ले जाकर जो नहर है वहीं पर फेंक दिया, वहीं पर बहा दिया। अब जाहिर सी बात है कि जो ये कृष्णा नेवी है अकेले तो लाश को ले जाकर फेंक नहीं सकती, और आखिर किस वजह से इसने अपने दोनों भाइयों की हत्या की, क्यों की? जब ये सारे सवाल पूछे जाते हैं बहन से, तो वो बोलती है कि मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ शुरू से। दूसरी तरफ पुलिस की टीमें रवाना हो जाती हैं। दोनों, जो छोटा वाला भाई था उसकी भी इसने हत्या कर दी थी, और बड़े भाई की भी इसने हत्या कर दी थी। दोनों की लाशों को ढूंढने के लिए नदी में पहुंचती है। ढूंढा जा रहा था, लेकिन लाशों की कुछ पता नहीं चल रही थी। लेकिन दूसरी तरफ जब बहन से पूछा जाता है तो ये बताती है कि हमारी माँ काफ़ी साल पहले उनका निधन हो चुका था, और उसके बाद हम अपने पिता के साथ रहते थे। पिता का जो नाम था वो पोलाराम था, और पोलाराम एक सरकारी टीचर थे, अच्छी खासी पैसे आते थे। और जो मेरा भाई था वो पुलिस में था, और छोटा भाई नौकरी करता था। ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, बस हमारी माँ नहीं थी। लेकिन इसी 2024 में जनवरी के महीने में हमारे पिता का निधन हो जाता है, और निधन होने के बाद अब उनको पेंशन मिलनी थी, क्योंकि वो सरकारी टीचर थे, तो 40 लाख रुपए उनको पेंशन के मिलने थे। और वही पेंशन के पैसे जो मिलने थे उसके पीछे हम भाइयों में लड़ाई झगड़ा हो रहा था। और दूसरी बात, जो हमारा घर था, बड़ा सा घर, उसको भी बिकना था, उसके भी पैसे आने थे। लेकिन मेरे भाइयों का कहना ये था कि हक जो जायदाद पर, पेंशन पर है, वो सिर्फ भाइयों का है, और हम अपनी बहन की शादी कर देंगे, उसकी विदा कर देंगे, लेकिन जो कुछ है वो हमारा है। लेकिन जो ये कृष्णा नेवी है, इसका कहना ये था कि जब उसके पिता बीमार थे तो किसी भी भाई ने अस्पताल जाकर अपने पिता की देखभाल नहीं की। महीनों तक खुद बेटी ने अपने पिता का सहारा बनी, अस्पतालों में गई, चक्कर लगाए, अपने पिता की देखभाल की, बहुत कुछ किया। और आखिर में जब पिता चल बसे तो पिता की जो भी पेंशन जायदाद है उस पर हक जमाने लगे। लेकिन सच्चाई ये थी कि हक मेरा था, और ये लोग अपना हक जमा रहे थे। इसी बात को लेकर मेरा दिमाग ख़राब था, और फिर मैंने मेरा जो चचेरा भाई है उसको ये बात बताई। उससे बोला कि देखो तुम मेरा साथ दो, अगर जो भी प्रॉपर्टी और जो पेंशन आएगी उसमें से मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी, और हम लोग बांट भी लेंगे। लेकिन जो मेरे दोनों भाई हैं इनको साइड करने की कोई प्लानिंग सोचो। तो हम दोनों की प्लानिंग में, मेरे दिमाग में प्लानिंग आती है, क्योंकि इन लोगों को शराब पीने का शौक़ था, दोनों भाइयों को घर पर बैठ कर ये शराब पीते थे। तो फिर मेरे दिमाग में जो प्लानिंग आती है, प्लानिंग आने के बाद मैं अपने चचेरे भाई को बुलाती हूँ, उससे शराब की बोतल मंगाती हूँ जो 26 नवंबर था उसी दिन, और 26 नवंबर को चिकन भी मंगाती हूँ, और शराब की बोतल रख देती हूँ। जैसे ही 26 नवंबर को जो मेरा छोटा भाई है, जब वो घर पर आता है, राम कृष्णा, जिसकी उम्र 26 साल थी, तो मैं उसको बताती हूँ कि देखो एक शराब की बोतल आज आई है, मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट की है, तुम पीना चाहोगे? तो वो शराब की बोतल देखकर बिखर जाता है और बोलता है कि ज़रूर, मैं क्यों नहीं पीऊँगा, निकालो, खोलो। और मैं शराब की बोतल खोलती हूँ, गिलास में पलट कर अपने भाई को शराब देती हूँ 26 नवंबर वाले दिन, और उसको शराब पर शराब पिलाती हूँ और चिकन भी रख देती हूँ। चिकन देखकर वो हद से ज़्यादा शराब पीता है, और जब वो ज़्यादा शराब के नशे में धुत हो जाता है तो मैं अपने ही दुपट्टे से उसके गले में फंदा लगा देती हूँ और उसको ख़त्म कर देती हूँ। उसकी मौत के बाद फ़ौरन मैं अपने चचेरे भाई को फ़ोन करती हूँ, उससे बोलती हूँ कि आ जाओ,
बाइक लेकर जल्दी से, क्योंकि रात के टाइम फिर बड़ा भाई घर पर आ जाएगा गोपी कृष्णा, तो उससे पहले हमें इसको ठिकाने लगाना है। लगभग 7 बजे 8 बजे का टाइम था। जैसे ही वो आता है मेरा चचेरा भाई, तो हम बोरे में बॉडी को रखते हैं और रात के, क्योंकि गांव में सन्नाटा हो जाता है, तो सन्नाटे वाले रास्ते से बाइक पर ही रख कर उस बॉडी को ले जाते हैं और नहर में ले जाकर फेंक आते हैं। वापस आ जाते हैं। जब बड़ा भाई आता है वो पूछता है कि छोटा भाई कहाँ है, तो मैं बोलती हूँ कि उसका पता नहीं है, वो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने के लिए गया हुआ है और फ़ोन उसका लग नहीं रहा है, शायद फ़ोन उसने बंद कर दिया है। क्योंकि अब पिता नहीं होते, माँ नहीं होती, तो एक दूसरे की भाइयों को फ़िक्र भी नहीं होती। तो ये होने के बाद वक्त गुजरता जाता है और 10 दिसंबर लग जाती है और 10 दिसंबर को फिर मैं अपने बड़े भाई को मारने की प्लानिंग करती हूँ। वैसे ही जैसे छोटे भाई को मारा था, चिकन और शराब की बोतल मंगाती हूँ। जब वो रात को आता है तो उसको मैं बोतल दिखाती हूँ, चिकन दिखाती हूँ और फिर मैं उसको शराब के पैक पिलाती हूँ। और जब वो नशे में धुत हो जाता है तो वैसे ही दुपट्टे से मैं उसको भी ख़त्म कर देती हूँ और रात को ही अपने चचेरे भाई को फ़ोन करती हूँ। वो आता है, बॉडी को हम उसी बोरे में रखते हैं और फिर ले जाकर नहर में फेंक आते हैं। लेकिन सिर्फ ये गलती मेरी कि मैंने पुलिस को थाने में इस बात की अपने भाइयों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई और मुझे लगा था कि शायद पुलिस नहीं आएगी, लेकिन पुलिस के उसके थाने के दोस्त बार बार चक्कर लगा रहे थे और यही गलती की वजह से मेरी इस घटना का खुलासा हो गया। मुझे अपने भाइयों को कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि सारी जायदाद पर, पैसों पर वो अपना हक जमा रहे थे। इस वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा। वहीं पुलिस को इतना पता चलने के बाद जो चचेरा भाई था उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और दोनों को उठाकर जेल भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ दोनों भाइयों की बॉडियों को ढूंढा जाता है, लेकिन उनकी बॉडी का कुछ पता नहीं चलता। क्यों नहीं चल रहा है, अभी तक बॉडियां नहीं मिली हैं। लेकिन कितनी हैरत की बात है कि सिर्फ पैसे के लिए भाई बहन का रिश्ता भी कमज़ोर पड़ गया। एक बहन ने पैसों के लालच में अपने भाइयों को मौत के घाट उतार दिए। तो आप समझ सकते हैं कि वक्त कितना बदलता जा रहा है, कि पैसा ही इंसान के लिए सब कुछ हो गया है। लेकिन सच्चाई ये है कि आप कितने भी पैसे वाले हैं, कितने भी करोड़पति हैं, सिर्फ आप खाना उतना ही खा सकते हैं जितना आपका पेट है। और आप कितनी भी जगह घूम लें, फिर लें, कुछ भी कर लें, कितना भी पैसा हो, लेकिन मौत आपको एक दिन आनी है, आपको एक दिन मरना है। और सबसे बड़ा जो इंसानियत है, जो कर्म है, वो ये है कि आपके पास अगर पैसा है तो आप उस पैसे से गरीबों की मदद करें, जो लोग भूखे हैं उनको खाना खिलाएं, अपनी ज़िंदगी का कुछ ना कुछ मकसद बनाएं। इतना सारा आप पैसा इकट्ठा कर लेंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप मर जाएंगे तो आपके बच्चे उनका फ़ायदा उठाएंगे, बच्चे ही करेंगे। अब देखिए, पिता तो मर गए, पिता ने इतना सारा सब कुछ किया अपने बच्चों के लिए, पढ़ाया लिखाया, लेकिन पैसे के बाद बच्चे खुद एक दूसरे से लड़ने लगे और एक दूसरे के खून के प्यासे हुए, एक दूसरे की हत्या कर दी। अगर पिता या फिर कोई भी है, मतलब किसी के ऊपर मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक इंसान ढेर सारा अगर पैसा कमाता है और उसी पैसे से वो दूसरों को बांटता है, दूसरों की, गरीबों की मदद करता है, तो वो चीज़ बच्चे भी देखते हैं और वो देखते हैं कि पैसा कोई मायने नहीं रखता। हमारे पिता गरीबों की मदद कर रहे हैं, अनाथ आश्रम बना रहे हैं, भूखों को खाना खिला रहे हैं। जब बच्चे ये चीज़ें देखते हैं अपने पिता को करते हुए, तो बच्चे कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाते हैं। तो हमेशा अपने बच्चों को बचपन से यही शिक्षा दें कि पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, आप इस पैसे से दूसरों की मदद करें और आप अपनी ज़िंदगी का एक मिशन बनाएं, एक कुछ ये लक्ष्य बनाएं, दूसरों को अच्छा काम, दूसरों के लिए मदद करने के लिए। तो आप इस घटना पर क्या बोलेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।